स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। हम संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने 2 वीडियो हमारे कंप्लीट किए। संवैधानिक विकास को हम ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर स्वतंत्र भारत तक लेकर आएंगे। क्या क्या संवैधानिक सुधार हुए उनका अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होने वाले सभी संवैधानिक सुधारों को पढ़ा और आज से हम इसका जो दूसरा भाग है ब्रिटिश क्राउन के तहत होने वाले संवैधानिक सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने आई, धीरे धीरे शासन करने लगी और 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन रहा। परंतु जब 1857 की क्रांति हुई तब ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश क्राउन जो था, उन्हें ये क्लियर हो गया कि अब अगर भारत को उपनिवेश बनाए रखना है तो हमें खुद को ही सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी। तो 1857 की क्रांति की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब ऐसी समस्या दोबारा ना आए, क्योंकि उनमें समझ में आ गया था कि अब अगर उन्होंने ढंग से कंट्रोल नहीं किया तो ये उपनिवेश ज्यादा दिनों तक उनके हाथ में नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद में भारत शासन अधिनियम 1858 को लेकर आए। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, बहुत क्लियर हो चुका है पहले कि 1857 की क्रांति हुई है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था और ऐसी व्यवस्था हो गई। तो 1858 के एक्ट में क्या करेंगे, कॉमन सी चीज है, ईस्ट इंडिया कंपनी से नियंत्रण छीनकर ब्रिटिश संसद को पूर्ण नियंत्रण मिल गया। ठीक है, और भारत में जो मुगल शासन थे, मुगल बादशाह थे, पद था जो हमारे यहाँ सम्राट का, उसे खत्म कर दिया और अब भारत किसके अधीन हो गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। ठीक है, हमारे यहाँ किसकी सत्ता चलने लगी, ब्रिटिश क्राउन की सत्ता चलने लगी। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब इन्हें चेंजेस तो करने थे, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति हुई है, ये समझ में आ गया कहाँ कहाँ चूक रही है। तो उन्होंने पहला चेंज, जो महत्वपूर्ण चेंज क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया। ठीक, ब्रिटिश संसद को पूर्ण नियंत्रण दे दिया, हमारे यहाँ ब्रिटिश क्राउन के तहत शासन होने लगा। एक बड़ी चीज इन्होंने क्या की कि गवर्नर जनरल को, ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, उनको एक नया पद दिया गया या नई उपाधि दी गई, एक नए पद का सृजन किया गया। गवर्नर जनरल ही थे वो, ठीक है, पर उन्हें ये पद नाम भी दिया गया और नई जिम्मेदारियां भी दी गई। क्या पद नाम था, द वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल को क्या उपाधि दी गई या क्या नया पद नाम दिया गया, द वाइसराय ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। काफी पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अच्छा वाइसराय क्या होता है, दिमाग में एक शब्द आता है कि वाइसराय क्या है। वाइसराय का सीधा सा अर्थ है राजा का प्रतिनिधि। ठीक है, राजा का प्रतिनिधि। ईस्ट इंडिया का शासन तो पहले प्रांतों में ही था, अब देशी रियासतों पर भी वो कंट्रोल करना शुरू कर रहे थे। तो देशी रियासतों पे कंट्रोल करना था, प्रांतों पे कंट्रोल करना था, तो गवर्नर जनरल के पद को एक और पद नाम दे दिया गया, द इंडिया ऑफ वाइसराय। वाइसराय मतलब राजा का प्रतिनिधि। इसका मेन काम क्या होता था, हर बार वर्ष के अंत में भारत की नैतिक आर्थिक पूरी रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद के सम्मुख और ब्रिटिश क्राउन के सम्मुख प्रस्तुत करना, क्योंकि वो राजा का प्रतिनिधि बनकर हमारे देश में काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और की गई, जो कि पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये निकाय जो चल रहे थे, इनको खत्म कर दिया। ये जो है शासन खत्म हो गया, ये पूरे निकाय ही खत्म कर दिए। और क्या नया पद बना या क्या नया निकाय बना, ये बना भारत का राज्य सचिव। ठीक है, ये जो भारत का राज्य सचिव है, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य ही होता था। ये जो भारत सचिव था, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्य, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ये जो भारत परिषद थी, ठीक है, इसमें जो सदस्य नियुक्त हुए उन्हें ध्यान में रखा गया कि वो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में नौकरी करे हुए हों। ठीक है,
के लिए बनाई गई, ठीक है। अब अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, राजस्व हो गया, इनसे संबंधित कोई भी कानून होता था तो भारत सचिव को भारत परिषद का निर्णय मानने के लिए बाध्यता थी, और किसी भी क्षेत्र में बाध्यता नहीं थी, भारत सचिव अपने हिसाब से काम कर सकता था। तो ये हमने बहुत ही सूक्ष्म रूप से पर इंपॉर्टेंट चीजें भारत शासन अधिनियम 1858 की समझ ली। एक बार इसे दोहरा लेते हैं, ये क्यों आया, इसकी पृष्ठभूमि हमें पता है, 1857 की क्रांति, और भी 1857 की क्रांति के बारे में माइनस पॉइंट या क्या क्या कमी रह गई, इस एक्ट में क्या क्या सुधार हुआ, ये जब हम 1857 की क्रांति अलग से पढ़ेंगे तो वहां विस्तृत रूप से इसको जानेंगे। अभी हम संवैधानिक सुधार पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या संवैधानिक सुधार हुए उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत की सत्ता चली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त, ब्रिटिश नियंत्रण शुरू, हम किसके अधीन हो गए, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पद नाम मिला, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का राज्य सचिव एक नया पद बनाया गया, ठीक है ना, और पहले सचिव कौन थे, लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। भारत के राज्य सचिव प्रथम कौन थे जो इस एक्ट के थ्रू बनाए गए थे, लॉर्ड स्टैनली, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब 1858 का जो एक्ट आया था ये बहुत जल्दीबाजी में आया था, क्रांति हो गई थी, शासन सुधार करना था, कैसे भी करके इंडिया को कंट्रोल में रखना था, ठीक है ना, तो ये फटाफट आया ये एक्ट, इसलिए जल्दी ही 3 साल बाद जो कुछ कमियां छूट गई थी उनको सुधारने के लिए 58 के 3 साल बाद ही अगला एक्ट आ गया 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। अब इसके मुख्य प्रावधान हम पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें विधान परिषदों की स्थापना की गई, है ना। चलो, विकेंद्रीकरण की नीति, इस एक्ट के थ्रू भारत में, इस एक्ट के थ्रू भारत में विकेंद्रीकरण की नीति की स्थापना हुई। मतलब कि जैसे हम कहें तो विकेंद्रीकरण बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, विकेंद्रीकरण हो गया, वो कानून अलग अपना बना सकते हैं, ठीक है ना। पहले केंद्रीयकरण था, गवर्नर जनरल परिषद ही कानून बना सकती थी, अब ये लोग कानून बना सकते हैं, और विधान परिषदों का गठन हुआ, जैसे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पंजाब बंगाल, यहाँ नवीन विधान परिषदों का गठन हुआ। अगला पॉइंट, सहयोग की नीति, पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण में सहयोग लेने का प्रयास किया। अब तक जो विधि निर्माण होता था उसमें पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ही काम में लिए जाते थे, ब्रिटिश के ही सदस्य होते थे, ब्रिटेन के ही। पहली बार भारतीय सदस्यों को विधि निर्माण में शामिल किया गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, सहयोग की नीति, ठीक है। इसके तहत 1862 में जो नई विधान परिषदें बनी उनमें 3 भारतीय सदस्यों को लिया, किसको लिया, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, सेकंड बनारस के राजा देवनारायण सिंह, ठीक है, सेकंड बनारस के राजा देवनारायण सिंह, और थर्ड सर दिनकर राव। थर्ड क्या है, सर दिनकर राव, इनको, ठीक है, भारतीय विधान परिषद में नियुक्त किया गया, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज विभागीय प्रणाली की शुरुआत, इसके जनक लॉर्ड कैनिंग माने जाते हैं। विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, इसकी शुरुआत इस एक्ट में हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मंत्रिमंडलीय शासन की नींव रखी गई, वायसराय को नियम और आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि पहली बार विभागीय प्रणाली कब शुरू हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम कब शुरू हुआ, 1861 के एक्ट के तहत, ठीक है। आगे अध्यादेश, अध्यादेश सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में अध्यादेश व्यवस्था हमारे यहाँ है ना। तो अध्यादेश की व्यवस्था यहाँ होगी, मतलब वायसराय को विशेषाधिकार था कि आपातकाल में विधान परिषद की अनुमति के बिना वो कोई भी आदेश कानून निकाल सकते हैं जो 6 माह तक प्रभावी होगा। ये सब सुन के ऐसा लगता है कि जो भारतीय संविधान में है अध्यादेश की व्यवस्था वो यहीं से ली गई है, पर ऐसा नहीं, ठीक है। जो भारतीय संविधान में अध्यादेश की व्यवस्था है वो 1935 के शासन अधिनियम की धारा 42 से प्रभावित है। अच्छा, ये हम कैसे कह सकते हैं कि उसी से प्रभावित है और इससे नहीं है, क्योंकि अक्टूबर 1947 में
जो प्रथम प्रारूप संविधान का आया था, ठीक है, उसमें अध्यादेश संबंधित प्रावधान हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव ने उल्लेख किया था एक सीमांत नोट में कि ये जो अध्यादेश वाला प्रावधान है ये 1935 के शासन अधिनियम की धारा 42 से प्रभावित है। तो वो अध्यादेश वाला प्रावधान कहां से प्रभावित है? 1935 के शासन अधिनियम से। ये हम आगे की वीडियो में पढ़ लेंगे। वैसे अध्यादेश की शुरुआत कहां से मानेंगे हम? 1861 के अधिनियम से। इसको रिपीट कर लेते हैं। पहली बार विकेंद्रीकरण नीति की शुरुआत हुई, विधान परिषदों का गठन हुआ, विधि निर्माण की शक्ति दी गई। पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण में सहयोग लिया गया, सहयोग की नीति हो गई। 3 भारतीयों की नियुक्ति नवगठित विधान परिषद में 1862 में की गई। पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव, ठीक है। उसके बाद विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। लॉर्ड कैनिंग उनके जनक माने जाते हैं। जो पोर्टफोलियो सिस्टम होता है ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव मानी गई, ठीक है ना। उसके बाद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को मिल गई। वो विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं और ये 6 माह तक प्रभावी रहेगा। भारतीय अध्यादेश व्यवस्था जो वर्तमान में है हमारे संविधान में वो इससे प्रभावित नहीं है। वो 1935 के अधिनियम 42 से धारा 42 से प्रभावित है। क्लियर? अब हम अगले पे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892। ये जो अधिनियम आ रही है भारत परिषद के तहत है, ठीक है ना। उसके बाद जो एक्ट आएंगे वो अलग है, वो हम बाद में समझेंगे। पहले भारत परिषद अधिनियम में समझ लेते हैं 1892। अब इसमें क्या हुआ देखिए, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष और सीमित चुनावी प्रावधान किया गया। चुनावी शब्द पहली बार चुनाव की व्यवस्था हुई। हालांकि चुनाव शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया वहां पर, और जो चुनाव वो परोक्ष रूप से था, पर चुनाव पद्धति की शुरुआत तो मानी जाएगी, ठीक है ना। कैसे? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई, और कैसे की गई? परोक्ष चुनाव द्वारा की गई। मतलब केंद्रीय विधान परिषदों में प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो सदस्यों को चुनकर भेजते थे। तो एक तरह से परोक्ष चुनाव हुआ, और चुनावों की पद्धति की शुरुआत तो हो ही नहीं। मतलब प्रतिनिधि शासन की नींव डली है यहाँ पर। भारतीयों को चुनकर भेजा गया ना, प्रांतीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद है, चुनकर भेज रही है, तो प्रतिनिधि शासन की नींव पड़ी। चुनावी पद्धति की शुरुआत हुई। पहले भारतीय निर्वाचित सदस्य कौन थे? फिरोज शाह मेहता, ठीक है। पहले भारतीय निर्वाचित सदस्य कौन थे जो केंद्रीय विधान परिषद में गए? फिरोज शाह मेहता। इस एक्ट में बहुत जरूरी शुरुआत हुई। क्या हुई? परिषद के सदस्यों को सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने, बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार मिला। शुरुआत तो हुई संसदीय प्रणाली की, लोकतंत्र की। आभास तो हुआ कि हमारे द्वारा तो नहीं, परोक्ष निर्वाचन था, पर जो निर्वाचित सदस्य है भारतीय, ठीक है ना, अब उनको प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार मिला। पहली बार विधान परिषद में जो प्रश्न पूछा गया वो पहली बार कब पूछा गया भारत में? 16 फरवरी 1893, ठीक है। भारत में विधान परिषद में पहला प्रश्न कब पूछा गया? 16 फरवरी 1893। ये क्लियर हो गया है? एक बार रिपीट कर लेते हैं। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष पर सीमित चुनाव के प्रावधान हुआ। प्रतिनिधि शासन की नींव पड़ी, ठीक है। परिषद के सदस्यों को सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने, बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार प्राप्त हुआ। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।